दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्क पांडु और आदम खरबाज है। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है कुर्क पांडु और मोटू का अपहरण। तो पहले आप उसको पढ़ना, तब स्टोरी पूरी समझ में आएगी आपको। वो कॉमिक आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। कुर्क पांडु का फोल्डर होगा उसके अंदर। ये यहाँ पर इसके पहले पार्ट की स्टोरी है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपने पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, अब आगे पढ़ते हैं। बॉन्ड एक एक कर लापता हुए लोगों के घर वालों से मिला, लेकिन उसे अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं मिला। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम कि वह सुबह दूध लेने गए थे। सुबह सुबह ओह, हताश बॉन्ड फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के चक्कर लगाने लगा। तू तू और तुझे भूख लगी है तो चल पहले किसी होटल में चलकर पेट पुजाई करते हैं। सिगरेट बॉन्ड ने मोटरसाइकिल एक होटल के कंपाउंड में ले जाकर खड़ी कर दी। लो आ गया होटल, चल भाई उतर नीचे। फिर दोनों होटल के भीतर घुसने ही वाले थे कि मनमोजी होटल से बाहर निकलते दो व्यक्तियों में से एक पर बुरी तरह गुर्राने लगा। वो वो, अरे वो, अरे इस कुत्ते को एक तरफ हटाओ, जल्दी करो वरना ये हमें काट खाएगा। मनमोजी है क्या ऐसे बताया, या तुम आदमी को काटने नहीं खाना खाने आए हो। वो परंतु जब मनमोजी चुप नहीं हुआ तो बॉन्ड ने उसे डपट दिया। मैं कहता हूँ चुप हो जा वरना मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा। वो परंतु मनमोजी ने अभी भौंकना बंद नहीं किया। ओहो, पता नहीं आज इसे क्या हो गया, आप लोग जल्दी से निकल जाइए। ठीक है, परंतु तुम इसे पकड़े ही रहना। वे लोग जल्दी से एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़े, परंतु तभी मनमोजी भी अपने आप को बॉन्ड की गिरफ्त से छुड़ाकर उन लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। वो मैं कहता हूँ मनमोजी रुक जाओ। अरे बाप रे, फिर आ गया। उन दोनों में से एक व्यक्ति लंबी छलांग लगाकर अपनी कार के भीतर पहुंच गया। राका जल्दी से आओ। वो दूसरा व्यक्ति भी किसी तरह मनमोजी से पिंड छुड़ाकर कार के भीतर पहुंचने में सफल हो गया और अगले पल कार स्टार्ट होकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। परंतु मनमोजी अभी भोगता हुआ कार के पीछे लगा था। वो बस चले, अब रुक जा, बहुत हो चुका है तमाशा। परंतु मनमोजी ने इस बार भी बॉन्ड का कहा नहीं माना। अरे तो कार के पीछे भागा जा रहा, आखिर आज क्या हो गया है उसे। तभी बॉन्ड के दिमाग में एक बात बड़ी तेजी से कौंधी। राका यानी आर, यह अक्सर तो उसी रुमाल में गड़ा हुआ था जो मुझे उस टूटे फूटे मकान के बाहर पड़ा मिला था जहाँ मोट का अपहरण हुआ था। और मनोजी उन दोनों में से जिसके ऊपर भोंका था, उसके साथी ने उसे राका कहकर ही संबोधित किया था। कहीं वह व्यक्ति ओ माय गॉड जरूर भाई उस रुमाल का मालिक होगा। उसे और मनमोजी ने उसे पहचान लिया है। बॉन्ड तुरंत अपनी मोटरसाइकिल की ओर लपका। यदि वह व्यक्ति हाथ से निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगले पल बॉन्ड की मोटरसाइकिल भी उस कार के पीछे जा रही थी। वो मनमोजी पीछा मत छोड़ना। राका वह कमबख्त कुत्ता तुम्हारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और वह तुम्हारे पीछे पड़ा भी, और वह हमारे पीछे पड़ा भी तुम्हारे ही कारण है। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि वह अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ गया। आज से पहले तो मेरा कभी उससे आमना सामना भी नहीं हुआ। वह तो मन में तरह मेहमान की तरह बन बैठा है। वह तो ठीक है, लेकिन अब यह सोचो कि उस कुत्ते से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। कहते कहते वह चौंका। अरे तो कुत्ते के साथ साथ उसका मालिक भी हमारा पीछा कर रहा है। टोनी कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया है। शक होता तो वह व्यक्ति होटल में ही हमसे उलझ गया होता। मुझे तो ऐसा विचित्र संयोग ही लगता है। तुम यह बताओ कि क्या मैं गाड़ी अड्डे की ओर ले चलूं? नहीं, ऐसी मूर्खता हरगिज मत कर बैठना। यदि हम उन्हें पीछे लगाए वहां पहुंच गए तो बॉस हमें जिंदा जमीन में दफन कर देगा। फिर वो तुम ऐसा करो, गाड़ी शहर से बाहर की ओर ले चलो। वहीं कहीं मौका देखकर या तो इन दोनों से पीछा छुड़ा लेंगे या फिर इनसे निपट ही लेंगे। ठीक है। फिर टोनी ने गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर घुमा दी। वो ये लोग तो शहर से बाहर जा रहे हैं, जरूर उन्होंने हमसे निपटने की योजना बना ली होगी। मुझे मनमोजी को भी होशियार कर देना चाहिए। बॉन्ड ने मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर लगे एक बटन को दबाया और स्पीड बढ़ा दी। शीघ्र ही वह मनमोजी के करीब पहुंच गया। सावधान मनमोजी, ये लोग शायद हमसे निपटने की योजना बना चुके हैं। मनमोजी ने भौंककर बॉन्ड को उत्तर दे दिया। वो गुड, मैं भी सावधान हूँ, बस ध्यान रहे कि ये दोनों किसी हालत में हाथ से निकलने चाहिए। शीघ्र ही आगे वाली कार शहर से बाहर निकलकर एक सुनसान मार्ग पर पहुंच गई। कम वक्त अभी भी पीछे लगे हैं।
बस तुम कार की रफ्तार धीमी कर लो, बाकी काम मैं निपटाई देता हूँ। कहने के साथ ही राका ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। तो क्या तुम उन्हें खत्म कर दोगे? हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर इस सुनसान सड़क पर हमें कोई देखने वाला भी तो नहीं है। उधर कार की रफ्तार धीमी हो रही है, इसका मतलब है वे कोई कांड करने ही वाले हैं। फिर बॉन्ड मनमौजी को सावधान करने जा रहा था कि तभी ओह धाए धाए। परंतु बॉन्ड और मनमौजी दोनों का ही भाग्य अच्छा था जो वे बच गए। फिर इससे पहले कि उन पर दोबारा फायरिंग होती, बॉन्ड ने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर कार पर फायर जोक मारा। धाए। ओ, उस छोकरे के पास भी रिवॉल्वर है, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो, धाए। तुरंत ही कार की स्पीड बढ़ गई। वे तो भागने लगे। मनमौजी, तुम भी अब मेरी गाड़ी पर आ जाओ, बेकार में थकने की कोई जरूरत नहीं। तुरंत ही मनमौजी ने एक छलांग लगाई और पिछली सीट पर पहुंच गया। अगले पल बॉन्ड ने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद तक दोनों गाड़ी आगे पीछे दौड़ती रही। फिर कार से फायरिंग हुई, परंतु बॉन्ड सतर्क था। वह मोटरसाइकिलों को लहर देकर स्वयं को और मनमौजी को बचा गया। धाए धाए। बस बेटा, बहुत होली आंख मिचोली, अब मैं इस नाटक पर पर्दा गिराई देता हूँ। फिर बॉन्ड ने कार के पिछले टायर का निशाना साधकर फायर किया। धाए। फिर दूसरे टायर का निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गजब का निशाना था उसका। कार के दोनों पिछले टायर एक साथ बस्ट हो गए। फटाक फटाक। अरे ओ माय गॉड। अरे गाड़ी संभालो वरना उलट जाएगी। डाका के साथी ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। भाग निकलो, ची। परंतु जैसे दोनों कार से बाहर निकले, खबरदार भागने की कोशिश की तो दोनों की खोपड़े में रोशनदान बना दूंगा। गुर्र। वो आखिर फंस ही गए। ये क्या चाहते हो तुम हमसे? तुम्हारा नाम और पता और अपने साथी मोटू का सिर्फ पता। तुम्हारा साथी? हाँ, वही जिसका अगवा तुमने चंदन नगर रोड पर बने टूटे फूटे मकान से किया था। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका अगवा हमने किया है? हमने तो आज से पहले तुम्हें देखा तक नहीं। देखा तो मैंने भी तुम्हें पहले कभी नहीं था प्यारे, परंतु मनमौजी को तुम्हारी यानी राका की गंध जरूर पहले मिल गई थी, और वो भी इस रुमाल के जरिए। यह मुझे उसी मकान से मिला जहाँ से तुमने मोटू का अपहरण किया था। वो यह रुमाल तो मेरा है। तो यह चक्कर है, जरूर तुम्हारा ही होगा प्यारे, लेकिन अब तो तुम दोनों ही हमारे हो। इसलिए यदि तुम दोनों अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। क्या पूछना चाहते हो तुम? सिर्फ यह बता दो कि तुम लोग कौन हो और कहाँ रहते हो, मोटू कहाँ है और तुमने उसका अपहरण क्यों किया। नहीं, हम तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तो चलो फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए फालतू वक्त नहीं है। नहीं, हमें मत मारो। गुर्र। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। गुड। टोनी, जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो? जानता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी है, न कि बॉस की गुलामी। परंतु यदि तुमने इसे सब कुछ बता भी दिया तो अभी तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि बॉस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह, बॉस के पास सब जाएगा कि कौन? मैं तो यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। शाबाश टोनी, तुम मुझे सब कुछ बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचा आऊंगा। ठीक है। सुनो, तुम्हारा साथी मोटू ग्रीन रोड 14 नंबर। बस टोनी इतना ही कह पाया था कि एक कार फराटे से उनके निकट से गुजरी और धाए धाए है। गुर्र। इससे पहले कि कुरकुंड कुछ समझ पाता, उस कार से हुई फायरिंग ने राघव और टोनी को वहीं ढेर कर दिया था। मनमौजी, तुम उस कार का पीछा करो जल्दी। मनमौजी तो तुरंत उस कार के पीछे दौड़ पड़ा। मनमौजी के नजरों से ओझल हो जाने के बाद बॉन्ड ने बारी बारी से उन दोनों की नब्ज टटोली। वो अब दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, यानी मोटू तक पहुंचने का मार्ग एक बार फिर बंद हो गया है। शीघ्र मनमौजी भी वापस लौट आया। तू आ गया मनमौजी? शाबाश, जल्दी से बता वे लोग कहाँ गए हैं। और तू भी उनका पीछा करने में सफल रहा। तुम समझ गया, उन्होंने तुझे भी खत्म करने की कोशिश की थी, यानी हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चल यार, कहीं से पुलिस को फोन कर दे, अब इन लाशों के पास रुकने से कोई फायदा नहीं है। तभी बॉन्ड के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, क्यों न इनकी तलाशी लेकर देखूं, हो सकता कोई काम की चीज हाथ लग जाए। और बॉन्ड पलटकर उन दोनों की तलाशी लेने में जुट गया। तलाशी लेने पर बॉन्ड को एक चीज ने चौंकाया। 2 मुरझाए गुलाब के फूल। ये दोनों फूल इन दोनों की जेब से मिले, जरूर इसमें कोई भेद होगा।
इस किस्म के लोग इन्हें बेकार में जेबों में रखकर नहीं घूम सकते। कुछ सोचकर बॉन्ड ने उन फूलों को मनमोहन जी के आगे कर दिया। ले मनमोहन जी, तू इन्हें सुनकर बता कि क्या रहस्य छिपा इनमें। कूं कूं। मनमोहन जी ने एक बार उन्हें सूंघा, फिर उन्हें चॉकलेट की तरह चबा गया। अबे अबे, यह क्या कर रहा तू, चल बाहर निकाल मुंह से इन्हें। परंतु तब तक मनमोहन जी उन फूलों को पेट के भीतर पहुंचा चुका था। बस सत्यानाश हो तेरा, एक सूत्र हाथ लगा था, उसे भी तू खा गया। अबे तुझे अगर इतनी ही जोर की भूख लगी थी तो बता दिया होता, तुझे पहले होटल ही खाना खिला लाता। कूं कूं। अब कूं कूं मत कर और चल यहाँ से। सिगरी बॉन्ड मनमोहन जी को साथ लेकर एक पब्लिक बूथ पर पहुंचा। वहां से उसने इंस्पेक्टर पटाका सिंह को फोन करके सारी स्थिति बता दी। ठीक अंकल, आप जल्दी से उन लाशों के पास पहुंचे, मैं ग्रीन रोड की खाक छानने जा रहा हूँ। ठीक है। संपर्क बंकर पांडे मनमोहन जी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्रीन रोड की ओर चल पड़ा। चले, हम ग्रीन रोड तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पूछताछ किससे करेंगे? टोनी का बॉस का आता पता तो हमें मालूम ही नहीं है। क्या 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 कहा, तुझे मालूम है? ठीक है बेटा, कर ले तू भी अपने गुरु के साथ मजाक, मेरे बुरे दिन जो चल रहे हैं। फिर से करीब मनमोहन जी के साथ एक एक कर ग्रीन रोड पर बनी तमाम कोठियों के भीतर झांकता फिर रहा था। रात होने को आ गई, लेकिन कुर्कवान के हाथ कोई सफलता नहीं लगी। फिर वह वापस जाने की सोच ही रहा था कि तभी मनमोहन जी को एक कोठी के भीतर प्रवेश करते एक व्यक्ति पर भोंकते देखकर वह चौंक उठा। वो अरे यार, फिर क्या भूत सवार हो गया मनमोहन जी के सिर पर? ये मनमोहन जी, चुप कर, चल यहाँ से। वो परंतु बॉन्ड के लाख मना करने पर भी मनमोहन जी ने उस पर व्यक्ति पर भोंकना बंद नहीं किया। अबे वे मार खिलवाएगा क्या, चल यहाँ से। वो मिस्टर, यदि कुत्ते पालने का इतना शौक है तो इसके मुंह पर पट्टा भी बांध कर रखा करो, ताकि वह किसी शरीफ आदमी पर भोंकने की हिम्मत न कर सके। इस समय मैं जल्दी में, वरना मैं इसे इसी वक्त शूट कर देता। सॉरी मिस्टर। वह व्यक्ति कंधे उचकाकर कोठी के भीतर चला गया। अबे मनमोहन जी के बच्चे, तेरा यह पागलपन नहीं गया तो किसी दिन अपने साथ साथ मुझे भी गोली मरवा देगा। अब चल यहाँ से। गुर्र। मनमोहन जी की भयंकर गुर्राहट सुनकर बॉन्ड पूरी तरह चौंक उठा। उसे अचानक ही भीतर जाने वाले व्यक्ति के कोट का कॉलर ध्यान आया, जिस पर गुलाब का फूल लगा था। वो उस व्यक्ति के कोट में बिल्कुल वैसा ही गुलाब का फूल लगा था जैसा मुझे टोनी और राका की जेबों से मिला था। तो क्या मनोज जी इस कारण उस पर बुरा रहा था? जरूर यही बात होगी। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति का कुछ न कुछ संबंध टोनी और राका से है, और ये लोग अवश्य एक दूसरे की पहचान के लिए इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इसी कोठी के भीतर चलकर खोजबीन करनी चाहिए। अंदर मालविया कुछ घरेलू नौकरों की नजर मुझ पर और मनमोहन जी पर ही जमी है। कहीं और से कोठी के भीतर प्रवेश करना होगा। अतः बॉन्ड कोठी का एक चक्कर लगाकर मनमोहन जी के साथ कोठी के पिछवाड़े पहुंच गया। हाँ, भीतर घुसने के लिए यह जगह ठीक रहेगी। उस कोठी के भीतर बॉस टोनी और राका को तो हमने ठिकाने लगा दिया, लेकिन कुत्ते के लपड़े से मैं भी बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा पाया हूँ। उस कम्बक कुर्कबॉन्ड का कुत्ता मेरे पीछे भी लग गया था। कुर्कबॉन्ड, अरे टोनी और राका उस कम्बक के हाथ कैसे लग गए? मुझे तो रिपोर्ट मिली थी कोई पुलिस का जासूस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पुलिस का जासूस नहीं बॉस, खुद कुर्कबॉन्ड उनके पीछे पड़ गया था। यदि मैं उन्हें खत्म करने में थोड़ी सी भी देरी कर देता तो शायद वह अब तक हम सब के बारे में जानकर तुरंत यहाँ आ धमकता। क्या तूने बहुत ही अच्छा किया सुकाले, कुर्कबॉन्ड बहुत ही खतरनाक जासूस है। परंतु यह समझ में नहीं आया कि वह टोनी और राका के पीछे कैसे पड़ गया। तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। बॉस, एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में कोठी के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, उसके साथ कुत्ता भी है। मुझे संदेह है कि वह पुलिस का कोई कुत्ता न हो। क्या कुत्ता? बॉस, यदि उस व्यक्ति के पास कुत्ता तो वह जरूर कुर्कबॉन्ड ही होगा। ओह, परंतु समझ में नहीं आता कि वह यहाँ तक कैसे आ पहुंचा। इस विषय में बाद में सोचेंगे। यदि वह व्यक्ति कुर्कबॉन्ड ही है तो हमें उसे तुरंत पकड़ मंगवाना चाहिए। तुम जाओ और अपने दूसरे साथियों के साथ तुरंत उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा बॉस। उधर बाहर। मनमोहन जी, तू गेट से भीतर घुसने की कोशिश कर। यदि भीतर न घुस पाए तो कहीं से भीतर की निगरानी करना और मेरा संकेत पाकर उचित कार्यवाही करना, समझ गए ना?
मनमोहन जी की पीठ थपथपाकर बॉन्ड चार दीवारी पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। बंदूक पिछवाड़े पहुंचकर जैसे ही उसने इधर उधर निगाह दौड़ानी चाहिए, खबरदार, अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर लो। ओह, आखिर फंस ही गया। खतरे को भांपकर बॉन्ड ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तुम कौन हो भाई और क्या चाहते हो? यह सवाल तुमसे हमारा बॉस करेगा। चलो आगे बढ़ो। वह फिर तो तुम्हारे बॉस से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बकवास बंद करो और चुपचाप आगे बढ़ते रहो। शीघ्र ही उन्होंने बॉन्ड को अपने बॉस के सामने पेश किया। तो तुम हो प्राइवेट जासूस कुर्क बॉन्ड? बिल्कुल साहब, यदि आपको कोई एतराज न हो तो। साला बिल्कुल किसी राक्षस की औलाद या उसका बाप लगता है। तुम हमारी कोठी के चक्कर क्यों लगा रहे थे? अपने साथी मोटू को ढूंढ रहा था। मुझे संदेह है कि उसका अपहरण तुम ही लोगों ने किया है और उसे यहीं कहीं छिपा रखा है। कौन मोटू? वही जिसे तुमने या तुम्हारे साथियों ने चंदन रोड से उड़ाया था। वो बॉस, लगता ही है उस मोटे छोकरे की बात कर रहा है जिसे रॉक और टोनी आपके पास लेकर आए थे। अब आई मेरी समझ में सारी बात। चलो, अच्छा हुआ कि आपकी समझ में सारी बात अपने आप ही आ गई और मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भाई देवे, क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आप लोग कौन है और मेरे चेले मोटू को आप लोगों ने कहाँ छुपाया है? यह सारी बात तुम्हें तुम्हारा साथी बता देगा। जाकिर, इसे इसके साथी के पास छोड़ाओ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है यह तुम्हें मालूम ही है। यस बॉस। वह व्यक्ति बॉन्ड को बंदूक के साय में लेकर एक द्वार की ओर चल पड़ा। शुक्र है मोटू यहीं मिल गया और मेरी मेहनत सफल हो गई। उनके वहां से जाने के बाद जैकब, अब यहाँ खतरा बढ़ गया, इसलिए मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम तुरंत कैदियों को पोला टापू भेजने की तैयारी करो। यह खेप यहाँ से हटी जाए तो अच्छा है। ओके बॉस। उधर बॉन्ड को जब मोटू वाली कोठरी में धकेला गया तो मोटू से देखकर मारे प्रसन्नता के उसे लिपट गया। आहा बॉन्ड भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अरे अबे छोड़ मुझे। बॉन्ड भैया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम सब जल्दी इस काल कोठरी से आजाद हो जाएंगे और मुझे लग रहा कि तुम लोगों के साथ साथ अब मैं भी खुदा को प्यारा हो जाऊंगा। खैर, तुम पहले यह बताओ कि यह सब माजरा क्या है? तुम लोगों को कैद करने वाला कौन है और क्या चाहता है? तब मोटू ने बॉन्ड को सारी बीती सुनाने के साथ साथ बॉस से हुई अपनी बातचीत भी बता दी। इसका मतलब यह हुआ कि वह राक्षस पोला टापू में कोई गहरा चक्कर चला रहा है। तभी उनकी कोठरी में तेज से धुआं भरने लगा और वे सब बुरी तरह खांसने लगे। खो खो खो। ओह, लगता है धुआं जहरीला है। खो, मेरा तो दम घुट रहा। खो खो। फिर वे सब शीघ्र बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गए। उनके बेहोश होते ही कोठरी का दरवाजा खुला और कुछ लोगों ने भीतर प्रवेश किया। चलो, इन सबको उठाओ और ले चलो। और उसी दिन लगभग आधी रात के समय एक बोट समुद्र का सीना चीरती हुई तीव्र गति से एक तरफ बड़ी चली जा रही थी। वह बड़ी बोट राक्षस जैसे दिखने वाले बॉस नागदे की थी। बॉन्ड आदि को उसी बोट पर होश आया। हम लोग कहाँ हैं? गड़गड़ाहट की आवाज और माहौल की गंध से तो ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े स्टीमर में हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि वह राक्षस हमें समुद्र के रास्ते कहीं ले जा रहा है। और हाँ, और जहां तक मेरा ख्याल है वह हमें पोला टापू ही ले जा रहा है। अरे बाप रे, यानी टापू के आदमखोर बादशाह का आहार बनाने। बिल्कुल। तभी बॉस अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। हा। क्यों दोस्तों, तुम लोग ठीक ठाक तो हो ना? पहले दड़ियल, हम लोग ठीक ठाक कैसे होंगे? भूखे मारे मेरे और मेरे साथी के पेट में चूहे कीर्तन कर रहे हैं। बोट को टापू के किनारे तक पहुंचने दो, फिर तुम्हें भोजन भी करा दिया जाएगा। और यह बोट टापू के किनारे कब तक पहुंचेगी? यदि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी तो सुबह तक हम पोला टापू पहुंच जाएंगे। उनके मध्य फिर कोई बातचीत नहीं हुई। सुबह उनकी बोट पोला टापू के किनारे लगी। चलो, एक एक करके सब नीचे उतरो। किनारे पर पहुंचकर बॉस और उसके साथियों ने उन सब कैदियों के हाथ खोलकर बंदूकों के साय में पहले उन सबको भोजन करवाया और उसके बाद उन सब के हाथ बांधकर वे लोग उन्हें बंदूकों के साय में लेकर एक तरफ बढ़ चले। लगभग सुबह के 11 बजे वे लोग एक छोटी सी चमकदार घाटी में जा पहुंचे जहां बहुत से लोग खुदाई व अन्य कार्य कर रहे थे। हैं, या इतनी चमक क्यों है? बॉन्ड भैया, ऐसा लगता है जैसे हम लोग सोने की घाटी में आ गए हैं। देखो ना, यहाँ चारों तरफ कैसी सुनहरी चमक फैली हुई है। सुनहरी चमक? सोने की घाटी?
बाकी तुम इन सब के हाथ खोलकर अन्य लोगों के साथ इन्हें भी काम पर लगा दो। मैं सरदार डमडम से मिलकर आता हूँ। ठीक है बॉस। परंतु बॉस जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटा, उस्ताद जी प्लीज अब तो बता दो कि यह सब क्या चक्कर है। हाँ हाँ, एक जासूस होकर भी तुम यहाँ का माहौल देखकर भी कुछ नहीं समझे। खैर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ तुम जो चमक देख रहे हो वह सोने की है। यहाँ के रेत कंकड़ और पत्थरों में सोना मिला हुआ है। मैं इन लोगों से जिन्हें तुम यह भी बेन कार्य करते हुए देख रहे हो, यहाँ से खुदाई करवाकर रेत कंकड़ और पत्थर उठवाता हूँ और पास ही कारखाने में भिजवा देता हूँ। हाँ, मेरे आदमी इनकी सफाई करके इनसे सोना निकालते हैं। उसके बाद मैं उसे मार्केट में बेचता हूँ। परंतु तुम्हें इस टापू पर और यहाँ पर मौजूद सोने की खान का पता कैसे चला? पहले मेरा मछलियों का कारोबार था। एक बार मेरा स्टीमर तूफान में फंसकर इस टापू से आ लगा। मेरे साथ मेरे आदमी भी थे। खाने पीने की तलाश में हम भटकते हुए छोटी सी घाटी में आ पहुंचे। अरे यहाँ की रेत और कंकड़ों में तो सोना मिला हुआ है। हैं सोना? सोने की बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। तभी यहाँ के आदिवासी आदमखोर लोगों ने हमें चारों ओर से घेर दिया। परंतु इससे पहले कि वे कुछ करते, मैंने तुरंत एक फैसला अपने मन में किया और यहाँ के सरदार डमडम से मित्रता कर ली। उस मित्रता के फलस्वरूप मैंने अपने साथियों को उन्हें खाने के लिए दे दिया और उसने मुझे घाटी खुश होकर इनाम में दे दी। हा हा हा। उसके बाद मैं वापस अपने देश लौट गया और कुछ आदमी एकत्रित करके एक दल बना लिया। तुम लोगों का काम है अच्छे व तंदुरुस्त लोगों को अपहरण करके मेरे पास पहुंचाना। इस तरह मैं और मेरे साथी लोगों का अपहरण करके इस टापू में पहुंचाने लगे और मैं यहाँ कारखाना लगाकर उन कैदियों की मदद से सोना एकत्रित करने लगा। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे कैदियों में से कोई मेरे मतलब का यानी मेरे किसी काम का नहीं रह गया है या कोई विद्रोह करने पर या यहाँ से निकल भागने के चक्कर में है, तो मैं उसे खाने के लिए यहाँ के सरदार व यहाँ के लोगों के हवाले कर देता हूँ। ओह हा हा हा, अब समझ गए ना सारी बात। चलो अब तुम वे अपने अन्य लोगों की तरह अपने काम पर जुट जाओ। उन लोगों को वहीं छोड़कर बॉस वहां से सरदार से मिलने चला गया। बोल भैया अब क्या होगा यदि हम जल्दी यहाँ से भागने में सफल नहीं हुए? तो एक दिन वह राक्षस का बच्चा हमें भी नकारा समझकर उन आदिवासियों के हवाले कर देगा। परंतु इससे पहले कि बॉन्ड को जवाब देता, आकाश विचित्र सी तेज आवाज से गूंज उठा। वो ये आवाज कैसी है? जब बॉस टापू के सरदार से मिला तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। तुम आगे दोस्त, तुम्हें देखकर हम बहुत खुश हुआ। बोलो इस बार हमारे लिए क्या लाया? तुम्हारे लिए इस बार हम बहुत मोटा मोटा शिकार लाया मित्र, कल ही उन्हें तुम्हारे हवाले करूंगा। वाह। तभी आकाश में गूंजती तेज आवाज को सुनकर उन दोनों के साथ अन्य आदिवासियों की दृष्टि भी आकाश की ओर उठ गई। हैं भारतीय विमान? तभी उन विमानों ने छाताधारी सैनिकों को हवा में उगल दिया। ओ माय गॉड, ये तो भारतीय सैनिक है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ पहुंचे? उधर बॉन्ड आदि के चेहरे आकाश में मंडराते भारतीय छाताधारी सैनिकों को देखकर प्रसन्नता से खिल उठे थे। आ गए हमारे मुक्तिदाता, हुर्रे। इधर सरदार, वे लोग हमारे दुश्मन है। अपने आदमियों को तुरंत आदेश दो कि वे उन्हें नीचे उतरते ही मार डालें। ठीक है, मुकाबला करो, दुश्मनों को मार डालो। हो। और जैसे भारतीय सैनिक नीचे उतरे, आदमखोर आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया। हो हा उफ हु। बॉस और उसके साथी बड़ी बेरहमी से भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगे। धाए धाए तर आ हाय। पहले तो भारतीय सैनिक अचानक हुए हमले से नुकसान उठाते रहे, लेकिन फिर उन्होंने भी मोर्चा संभालकर मुकाबला आरंभ कर दिया। तर धाए धाए ई हाय। जबरदस्त मुकाबला हुआ। तर धाए ई हाय। लेकिन अंत में आदिवासियों के साथ साथ बॉस और उसके बचे खुचे आदमियों को भारतीय सैनिकों के समक्ष घुटने टेकने ही पड़े। हमें मत मारो, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। गिरफ्तार कर लो इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तभी बॉन्ड मोटू ऐसे भी कैदी प्रसन्नता से चिल्लाते हुए वहां आ पहुंचे। फटाका अंकल, शुक्र है मोटू और बॉन्ड सही सलामत है। बॉस व उसके साथियों को गिरफ्तार देख बॉन्ड मोटू वैसे भी कैदियों की प्रसन्नता की सीमा न रही। इंस्पेक्टर अंकल, आपने बिल्कुल सही मौके पर एक्शन लिया, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपको इस टापू का पता कैसे चला और आप अचानक यहाँ पर कैसे आ पहुंचे?
तुम्हारे चेले की मदद से। वो देखो वो रहा तुम्हारा चेला मनमोहन जी। ओह, शिकारी मनमोहन जी बॉन्ड के पैरों पर आकर लोट लगाने लगा। बस चेले, इतनी खुशी बहुत है। कू कू। अंकल, आप मनमोहन जी की मदद से यहाँ किस प्रकार पहुंचे? अरे भाई, जब अब तुम्हारे गुरु चेले की क्या तारीफ करूं। सच में मनमोहन जी बहुत ही समझदार है। वह अचानक कल रात पुलिस स्टेशन आया और अरे मनमोहन जी, कू कू गो गो। फिर वह मुझे जबरदस्ती कपड़ों से पकड़कर ग्रीन रोड की उस कोठी पर ले गया जहां तुम लोग कहते थे। जरूर कोई खास बात है। मैंने कुछ सोचकर तुरंत ही कोठी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझा और एक स्थान पर छिपकर कोठी की निगरानी करने लगा। लगभग 11 बजे के करीब उस कोठी से एक वैन निकली। मैंने उस वैन का पीछा किया। वैन समुद्र के दक्षिणी किनारे पर जाकर रुकी जहां एक स्टीमर खड़ा था। फिर मैंने वैन से बेहोश लोगों को उतार कर स्टीमर पर चढ़ाते देखा। सारा माजरा समझते मुझे देर नहीं लगी। मैंने तुरंत ट्रांसमीटर द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित किया। मुझे तुरंत एक हेलीकॉप्टर चाहिए सर। आज इस आपको सारी स्थिति से अवगत कराने के बाद मैं हेलीकॉप्टर द्वारा बदमाशों के स्टीमर का पीछा करने लगा। फिर जब मैंने स्टीमर को इस टापू के किनारे रुकते और तुम लोगों को उतरते देखा तो मैंने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क कर सैनिक मदद मंगवा ली। जी हाँ, पोला टापू पर अटैक करना, शीघ्र मदद भेजिए। और इस प्रकार हमने यहाँ पहुंचकर इन सब लोगों पर काबू पा लिया। वाह वाह चेले मनमोहन जी, तुमने एक बार फिर मेरा नाम रोशन कर दिया है। इस बार अखबारों में मेरी जगह तुम्हारी फोटो छपेगी। भारत सरकार का उस टापू पर कब्जा हो गया। सारे अपराधियों को कठोर सजा हुई और इस बार वास्तव में इस केस का सेहरा मनमोहन जी के सिर पर बंधा। समाप्त। दोस्तों, आज फिर गला खराब हो रखा मेरा थोड़ा, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन पढ़ दी मैंने फिर भी। तो कॉमेंट्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमेंट्स में।